नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन नाम की बुक आती है। बहुत लोग फिर कमेंट में पूछते हैं कि बुक का नाम बताइए। यही बुक का नाम है, दृष्टि आईएएस बिहार समग्र अवलोकन। थर्ड एडिशन है, ये तृतीय संस्करण है। और इससे हम लोग अभी बिहार की हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। इससे मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आज हम एंशिएंट शुरू कर रहे हैं। एंशिएंट का जो भाग है हिस्ट्री का बिहार का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री इस बुक में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, और उसके साथ साथ सिर्फ बिहार का ही एंशिएंट नहीं दिया हुआ है। जैसे हड़प्पा का पीरियड है, जिससे हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। गुप्त का पीरियड है, उसके अलावा भी जैसे वैदिक है, उत्तर वैदिक है, इन सब के भी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर कंटेंट ही आपको अच्छा मिलता है, तभी आप यहाँ पर आते हैं देखने, नहीं तो नहीं आते। मेरी भी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट सब तक पहुँचा दिया जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के और मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। बिहार का जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन होता है, जिसमें बिहार के बारे में सारी जानकारी दी जाती है, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है ट्रिक्स के साथ। ओके, तो चलिए एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करते हैं। बिहार का ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का बहुत ही स्वर्णिम है। देश में जो बिहार का इतिहास है एंशिएंट, वही देश का भी एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता है। इस काल के कौन सा पहला काल है? पुरापाषाण काल। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिणी बिहार से प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णित खुरपी आदि हैं। देखो, पुरापाषाण काल जो है, जो पत्थर वाला एज है, उसमें क्या किया जाता है ना, हथियार जो उनके द्वारा यूज किए जाते थे, और जो बर्तनें यूज की जाती थी, है ना, इसके आधार पर इस पीरियड को बांटा जाता है। इस तरह से इस सामान से हम क्या करते हैं, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उनके जो भौतिकवादी वस्तुएं हैं, हथियार हो गया, बर्तन हो गए, वस्त्र हो गए। कहीं पर वस्त्र तो हमें नहीं मिलते क्योंकि वस्त्र नहीं पहनते थे इस समय के लोग। तो इन चीज़ों से हम उनकी जीवनी का पता चलाते हैं कि उनकी जीवन शैली कैसी रही होगी, है ना। तो इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः यही सब हैं। ये मुख्यतः गया के जेठियन व पेमार घाटी, पुरापाषाण की बात हो रही है। पाषाण में भी सबसे पहले वाला पाषाण, मुंगेर के भीम बांध व पैसरा, भागलपुर के राजपोखरा व मालीजोर, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर और नालंदा जिले से प्राप्त हुए हैं। उत्तरी बिहार का एक ही जगह आया अभी तक, पश्चिमी चंपारण। बाकी सभी दक्षिण बिहार के हैं ये। उसके बाद है कि इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी आवास के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण आता है उस पैसा से पहले, उसके बाद मध्य आएगा, मध्यपाषाण। पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और काल का मतलब तो समय ही होता है। और उसके बाद आ जाएगा नवपाषाण काल, है ना। ये 3 में बांटा गया मुख्य रूप से। इस काल के साक्ष्य, मध्यपाषाण काल के साक्ष्य के अंतर्गत मुंगेर जिले से छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार और नोक वाले औजार मिले हैं। नोक वाले शार्प औजार जो होते हैं, नोक वाले, वो मिले हैं मध्यपाषाण में। ओके। नवपाषाण काल, इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी निर्मित प्रमुख उपकरण जो चिरांद सारण से, मनेर पटना से, चेचर व श्वेतपुर वैशाली, ताराडीह गया, सेनुआर रोहतास से मिला है। इनमें चिरांद हड्डी के उपकरण के लिए पूरे देश में विख्यात है। चिरांद जो है वो नवपाषाण के हड्डी के उपकरण के लिए पूरे देश में विख्यात है। अब बात करते हैं इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं उसको। अगर पाषाण काल की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक ही तरह का क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल के निम्नलिखित में कौन कौन से जगह हैं, या पुरापाषाण काल के निम्न से कौन कौन सी जगहें हैं, या पूछेगा कि नवपाषाण के निम्न से कौन कौन सी जगहें हैं। तो आपको बस जगह याद रखना है और कुछ भी याद मत करना इसमें। ओके। और यूपीएससी में तो ये पूछना भी छोड़ दिया है एंशिएंट हिस्ट्री में प्री में। ताम्रपाषाण काल, जब तांबा का उपयोग होता है उसको ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। ओके। इस काल के साक्ष्य चिरांद सारण, सोनपुर सारण, मनेर पटना, चेचर वैशाली, राजगीर नालंदा, सेनुआर रोहतास और ओरियम भागलपुर से मिले हैं।
इनमें काले और लाल मृदभांड प्रमुख हैं जो सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। मृदभांड क्या होता है? जो मिट्टी का घड़ा होता है, हम सब ने देखा होगा, गांव घर के जो लोग होते हैं वो तो देखते ही हैं, शहरों में भी आजकल यूज़ होता है। मिट्टी का घड़ा हो जो तो है, इसको मृदभांड कहा जाता है ना। ये थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है। इसके आधार पर भी इतिहास में सभ्यताओं को बांटा गया है। पूरा पाषाण में क्या होता है, जब मिट्टी घड़े को पका देते हैं तो लाल मृदभांड हो जाता है ना। जब और ज़्यादा पका देते हैं तो गहरा लाल मृदभांड हो जाता है ना। लेकिन बिना पकाया हुआ कैसा रहता है? धूसर कलर का रहता है, और काले कलर का भी एक मृदभांड होता है ना। देखा होगा अपने गांव में, जो सामान्यतः 1000 से 900 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। लौह युग, आयरन का जब आविष्कार हुआ, ये अपने आप में एक परिवर्तन का काल था। आयरन, क्योंकि तांबा से आप कृषि उपकरण नहीं बना सकते हैं, है ना। तांबा के आप हल का यूज नहीं कर सकते, टेढ़ा हो जाएगा वो, लेकिन हल का यूज लोहे का हल बना सकते हैं। तो कृषि जो प्रमुख रूप से फैली पूरे भारतवर्ष में, वही होता है लौह युग शुरू होता है। जब कब से शुरू होता है? उत्तर वैदिक पीरियड में, जब भारत में द्वितीय नगरीकरण शुरू होती है, पाटलिपुत्र जैसे नगर बनते हैं। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि पहला नगरीकरण हड़प्पा को माना जाता है भारत में। दूसरा नगरीकरण पाटलिपुत्र वगैरह सब जो नगर बनते हैं, मगध साम्राज्य का जो विस्तार होता है, उसी को माना जाता है। तो लौह का आविष्कार का बड़ा योगदान है कृषि के विकास में। इस काल के दौरान मानवीय बस्तियों के उत्तर बिहार के क्षेत्र में स्थापित होने के संकेत मिलते हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। उत्तर बिहार में क्यों गए? क्योंकि लोहा के माध्यम से आप खेती कर सकते थे। तो दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार में कहाँ पर है खेती वाली भूमि? तो उत्तर बिहार में अधिक है। दक्षिणी बिहार में पठारी प्रदेश भी आ जाता है। ओके, इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मृदभांड से जाना जाता है, जिसे साक्ष्य बक्सर व चिरान से मिले। कहाँ से मिले हैं? बक्सर व चिरान से मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड का माना जाता है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, अगर बीपीएससी क्वेश्चन पूछना होगा 67वीं में टफ री एग्जामिनेशन में, जो कि टफ आएगा, आपकी कल्पना से परे टफ आएगा 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन और 68वीं बीपीएससी। देख लेना, नहीं आए तो कमेंट करके बता देना मुझे कि नहीं आया, आप गलत। इस काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग शुरू होने लगा और साथ ही नगरीकरण की भी शुरुआत हो गई। तो टफ क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा? वो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड किस समय के हैं? तो लौह युग के हैं, आयरन एज के हैं ये। ओके, और देखा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कृषि कार्य शुरू हो गया। कृषि जैसे ही आएगी तो उत्पादन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो शहर बसने शुरू हो जाएंगे। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भूमिका, वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे, किसी को नहीं पता था। वो तो जब पाकिस्तान में रेल लाइन बिछाने गए तो वहाँ पर जब ज़मीन की खुदाई शुरू हुई तो पूरा का पूरा शहर निकला वहाँ से। पहली बार जिस जगह पर खुदाई में शहर निकला उस जगह का नाम है पाकिस्तान में हड़प्पा, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी उसको कहा जाता है। विद्वान की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। विद्वानों को क्या मानना था कि सिकंदर से पहले भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में 2 पुरातत्व शास्त्री दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इनके नाम लिख के नोट करके रख लेना, पर्स में रख लेना, क्योंकि बार बार आएंगे और इनका नाम बहुत बार पूछा गया है। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरा वस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी यहाँ भी एक सभ्यता थी जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। अंग्रेज ये चाहते थे कि ये लोग ये मान के चलें कि हम इनसे हमेशा विकसित रहे हैं, इसलिए वो हमें नीचा दिखाने के लिए बोलते थे कि हड़प्पा जो है वो सिकंदर से पहले भारत में कोई रहता ही नहीं था। कालांतर में फिर जब पता चला कि नहीं हड़प्पा है तो उन्होंने क्या जोड़ा कि हड़प्पा में बसे हुए लोग पश्चिम से आए थे, मतलब यूरोप से आए थे। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वस्त्र, KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल एस्टेइन और अमलानंद घोष, JP जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सबसे पहले किस जगह की खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा की, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में कोई जगह नहीं था, शहर नहीं था, पाकिस्तान का वर्तमान का शहर था, जहाँ पर सबसे पहले खोदने पर ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला। नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये सिंधु क्षेत्र में उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ही आते हैं। बाद में लोथल, कालीबंगा, ये सब भारत में स्थल हैं। बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्र में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। इसलिए इसको कुछ लोग बोलते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, कुछ लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, कुछ लोग बोलते हैं सप्त सिंधु सभ्यता।
अलग अलग इसके नाम हैं। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रथम ज्ञात एवं प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा का सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, तो वर्तमान पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ऊपरी सीमा देखो तो जम्मू कश्मीर के पास मांडा जगह है, मांडा। सबसे पश्चिमी देखोगे तो आलमगीर मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में है ये जगह। दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे है दैमाबाद। उसके बाद सुतकांगेडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे निचले वाला इलाका, मकरान के तट वाला इलाका, तो वहाँ पर है ये सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। ओके, तो ये इसकी पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा भी आप लोग याद कर लेना, पूछता है बीपीएससी बार बार। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब क्या होता है, कांसा का था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का यूज करते थे? नहीं, लोहे का उपयोग नहीं करते थे। कांसा, तांबा और टिन, तांबा, टिन, सब कांसा, ये सब धातुएं जो हैं इसका बृहद रूप से उपयोग किया जाता था। लोहे का उपयोग नहीं करते थे वो लोग। ओके, अगला लिखा है कि भारत के पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ तक मानी जाती है। मेरठ के पास ही हस्तिनापुर भी है। हस्तिनापुर जो आप लोग नाम सुनते महाभारत में, वो मेरठ के पास ही जगह है एक, सर्च करना गूगल पे, फोटो भी दिखेगा उसका। वह उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर तक, पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली थी। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर के ऊपर से नीचे और 1600 किलोमीटर की चौड़ाई थी इसकी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान करीब 2800 स्थल प्राप्त हुए हैं। 2800 हड़प्पा के स्थल प्राप्त हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। एक बार तो ये भी पूछ लिया था बीपीएससी वालों ने। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसल ने 1826 में सैंधव सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। इसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तात्कालिक अध्यक्ष सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन करके इस प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। अगला है कि सन जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1921 में उसकी खुदाई हुई। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 ईस्वी में हुई। मोहनजोदड़ो को और एक नाम से जाना था प्रेत का टीला। रेडियो कार्बन जो पद्धति होती है किसी चीज़ की आयु निकालने की, जैसी नवीन पद्धति विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण को लेकर भी बहुत सारे विवाद हैं, जिसमें सर्वमान्य कौन सा है? सर्वमान्य है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा पीरियड रहा था। अपने स्वर्णिम समय यही था इसका। यह सभ्यता 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के पूर्व तक अपनी परिपक्व अवस्था में था, मतलब पूर्ण रूपेण विकसित था। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। नए नए जो शोध होते हैं हर समय इस पर रिसर्च चलता रहता है। तो इसको क्या माना गया है कि ये 8000 ईसा पूर्व की सभ्यता है, मतलब हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। प्रजातियां क्या होती है? अब जैसे एक ही देश है अपना भारत, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों की प्रजाति अलग है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके प्रजाति का अलग है, मंगोलियाइट प्रजाति रहते हैं। उत्तरी भारत की प्रजाति अलग है, पश्चिमी भारत की प्रजाति अलग हो सकती है, भारत के जनजातीय लोगों की प्रजाति अलग है ना। तो प्रजातीय रूप से भिन्नता है। यहाँ पर 4 प्रजातियाँ निवास करती थी। कौन कौन सी? भूमध्य सागरीय जो हम लोग होते हैं, उत्तरी भारत के लोग भूमध्य सागरीय होते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मंगोलियाइड, सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही यहाँ पर रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है। ये क्या था? सबसे पहले तो समकोण आधारित था, यानी कि सड़कें जो थीं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जैसे सड़क हो गई तो दूसरी सड़क यहाँ पर आके इससे मिलती थी, इससे समकोण पर काटती थी, है ना। जिससे क्या होता था, एक जगह आप खड़े होकर दूर तक देख सकते हो, पूरा का पूरा सड़क खाली दिखता था। और नगर की बसावट बड़ी सुंदर थी। जैसे ये मान लो ये नगर है छोटा सा, मैं बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ऐसे सड़कों का जाल बिछा होगा
और लोग कहाँ पर रहेंगे, तो लोग यहाँ पर रहेंगे, लोग यहाँ पर रहेंगे, लोग यहाँ पर रहेंगे, लोग यहाँ पर रहेंगे। जिससे क्या होगा, सड़क का एक पूरा जाल बिछा होगा समकोण रूप से, और बड़ा ही प्लान्ड शहर था, और सड़कों के किनारे ही लगी नालियाँ भी होती थी जिससे पानी बहता था, है ना। अगला है कि प्रथम भाग, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य भाग उत्तर से दक्षिण की इस दिशा की ओर जाते थे। लगभग सभी नगर दो भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग निवास करता था। दूसरा भाग नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक और शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक रहते थे। जो नगर होता था वो नगर कैसा होता था मैं बता देता हूँ। जैसे ये नगर है तो ये नगर ऐसा होता था। ये हो गया दुर्ग आपका, ये दुर्ग हो गया। यहाँ पर धनाढ्य परिवार के लोग रहते थे और यहाँ पर पूरे सामान्य लोग रहते थे। इससे और कि ये दुर्ग हमेशा पश्चिम में बना होता था और ये आगे पूरा सामान्य लोगों का निवास स्थल, जिससे सूर्य की रोशनी सब लोगों पर पड़ेगी। दुर्ग के कारण इन लोगों का प्रकाश नहीं मिले, ऐसा ना हो, है ना। तो यही विन्यास होता था। और फिर ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा होता था, पूरा नगर बाउंड्री से घिरा होता था, ओके, दुर्ग सहित। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं जहां सामान्य लोग रहते थे। और क्या होता था, एक काम करने वाले लोग, जैसे बढ़ई हैं तो बढ़ई लोग एक ही जगह निवास करेंगे, यहाँ पर सारे बढ़ई लोग रहेंगे। यहाँ पर सारे पंडित लोग, पुरोहित थे, उसमें पुरोहित थे, पंडित नहीं थे, पुरोहित बोलना, ओके। उसके बाद से यहाँ पर सारे व्यापारी वर्ग रहेंगे। अलग अलग व्यवसाय के लोग अलग अलग जगह पर रहते थे। लोथल व सुरकोटदा दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। देखो होता क्या था कि जैसे नगर योजना जब बनाई जाती थी तो दुर्ग जो होती थी उसको दो बार घेरा जाता था। एक तो मुख्य दीवार से घेरा जाएगा, उसके बाद एक छोटी दीवार से और घेरा जाता था। लेकिन लोथल और सुरकोटदा ऐसी दो जगह है जहाँ पर दुर्ग और सामान्य नगर दोनों एक ही मात्र बाउंड्री वाल से घिरे हैं, एक ही बाउंड्री वाल में दोनों हैं। यहाँ पर दुर्ग के लिए कोई विशेष बाउंड्री वाल नहीं बनी हुई है। नलियाँ ईंटों पत्थरों से ढकी होती थी। इनका निर्माण में मुख्यतः ईंट और मोर्टार का उपयोग किया जाता था। कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होता था जो मुख्यतः नालियों में गिरती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान ही थी। कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, बाकी सब जगह पकी हुई ईंटें ही यूज की जाती थी। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन होता था, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। अधिकांश घरों में कुआं का अवशेष भी मिला है। हड़प्पाकालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरे और पशु दस्युओं से बचाना था। ये आपके मेंस के लिए, बीपीएससी का जो मेंस होता है उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। इसको देख लेना, इसका पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता में कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार है, अन्न को रखने की जगह वही है। घर के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जब मोहनजोदड़ो के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बोलेगा कि नगर योजना की विशेषता बताइए, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। लेकिन लोथल इसका अपवाद है, जहाँ पर खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी लेकिन लोथल में खुलती थी। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल में यद्यपि मकान बनाने की में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात हो, है ना। ईंट का अनुपात भी फिक्स था लगभग में। सामान्यतः मकान छोटे होते थे जिनमें 4 से 5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन मिले हैं जिसमें 30 कमरे तक बने होते थे और 2 मंजिला भवन का भी निर्माण होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा है पहला, और स्थल जरूर पढ़ के जाना। हर जगह हर साल पूछता है बीपीएससी कि किस स्थल से कौन सी चीज़ें मिली हैं। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट पर है, इसको याद कर लेना। बाएं तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरा जिले में स्थित है। मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में, वहीं पर है ये। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। उन्होंने हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ बताया है ना। जैसे भारत का आर्थिक राजधानी कौन सा है, तो मुंबई है, और भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, ओके। इसी तरह से उस समय मोहनजोदड़ो और जो ये है हड़प्पा, ये दोनों इसकी जुड़वा राजधानियाँ थी, दोनों विकसित शहर थे। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा है, पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिससे टीले पर यह दुर्ग बना है, उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। यह सब मत याद रखना, बस ये याद रखना कि दुर्ग हमेशा पश्चिम में होता था। क्यों होता था, मैंने फोटो बना के बताया है। मोहनजोदड़ो, इसकी सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला भी कहा जाता है।
यह सिंध प्रांत पाकिस्तान का एक राज्य है कि लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। बहुत बार पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, ऐसा हमने अंदाज़ा लगाया है। क्या हमने हड़प्पा काल के लिटरेचर को पढ़ लिया? क्या उनके चिन्हों को, लिखित जो चिन्ह हैं उनको पढ़ लिया? नहीं, अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हड़प्पा के जो अक्षर हैं लिखे हुए या साइन बोर्ड हैं उनको। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसमें केंद्रीय खुला प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रविडोम विधि लॉस्ट वैक्स मेथड से बनी हुई है। लॉस्ट वैक्स मेथड क्या होती थी? मोम की एक मूर्ति बनाई, मान लो एक मूर्ति मैं बनाता हूँ, बुरा ही सही है ना, मान लो मोम की ये मूर्ति बनी है ना, इसके ऊपर हम मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी इसके आकार में आ गई। अब उस मिट्टी में हम कांसा पिघला के डाल देंगे, है ना, तो वो कांसा क्या होगा, उस मिट्टी का आकार ले लेगी और फिर मोम तो पिघला के बाहर निकाल ही देंगे पहले, कांसा डालने से पहले। तो इसी को क्या कहा जाता है? लॉस्ट वैक्स मेथड। मोम की मूर्ति बनाओ, उस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दो, फिर मोम को पिघला के निकाल दो, फिर उस खोख में जो खोखला बन जाएगा उसमें कांसा भर दो पिघला के। चन्हू दरो है, यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसके सर्वप्रथम खोज 1934 में एन गोपाल मजुमदार ने की थी। 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था। चन्हू एक मात्र पुरास्थल है, यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चन्हू में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चन्हू से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति झूकर झांगर के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से पूर्व की जो संस्कृति थी झूकर झांगर संस्कृति, उसका नाम है, इसको नोट डाउन करके रख लेना। यह एक औद्योगिक केंद्र था चन्हू, जहाँ मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखारे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की भी खोज की है। कहाँ से? चन्हू से। अगला है लोथल, ये डॉक यार्ड था, है ना, पोताश्रय था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्या ये समुद्र में स्थित पोताश्रय था? नहीं, नदी का पोताश्रय था, है ना। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की है 1955 ईस्वी में। 1955 में आज़ादी के बाद इसकी खोज की गई लोथल की। 1955 ईस्वी में SR राव ने की थी। बहुत बार पूछा है, आगे भी पूछ सकता है आपसे। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। पश्चिम एशिया जो अरेबियन कंट्रीज हो गई, वहाँ से खूब सारा व्यापार होता था। यहाँ से दिलमुन, बहरीन और UAE इन सब जगहों पर जाता था, उसका उस समय नाम अलग ही था। यह स्थल प्रमुख बंदरगाह था। और अगला है कि लोथल में नगर को दो भागों में ना बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया है। मैंने कुछ देर पहले ही बनाया था कि बाकी शहरों में क्या होता था, दुर्ग एक अलग से दीवार में भी घिरा होता था और पूरे शहर को भी एक दीवार में घेरा जाता था। लेकिन लोथल में क्या हुआ, दुर्ग और नगर दोनों को एक ही दीवार में घेरा गया है। राखी गढ़ी हरियाणा का जो हिसार जिला है उसमें ये स्थित है। यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। कालीबंगा, ये BPSC 66वीं में पूछा था। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। गंगानगर जिला जो है राजस्थान का, उसी के बाएं तट पर स्थित है ये जगह। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। 1961 ईस्वी में BB लाल और BK थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ पर जुता हुआ खेत का साक्ष्य यहीं से मिला है और यही 66वीं BPSC का क्वेश्चन ही है। यही 66th BPSC में पूछा कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो अगला है कि यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ है। यहाँ से अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी मिलते हैं। अलंकृत ईंट का मतलब क्या होता है? ईंट पर फूल पत्तियाँ बनाना। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार है तो 3 विधि समाधान के विधियों के द्वारा भी नापी जाती। जैसे आज मान लो कोई खुदाई होगी, देखेगा कि ये कब्रिस्तान है तो यहाँ पर क्या मिलेगा? शव दफनाया हुआ मिलेगा। हिंदू वाले वहाँ शमशान घाट पर जाएगा, वहाँ पर क्या मिलेगा? कि शवदाह किया हुआ है। इससे क्या पता चलेगा कि 2 धार्मिक मान्यताओं के रहने वाले लोग यहाँ पर निवास करते थे। इसीलिए समाधान की वृद्धि जो होती है उससे ये पता चलता है कि इनकी धार्मिक मान्यताएँ क्या क्या थीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगला देखते हैं इसमें क्या है कि कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि के संसार के हेतु 3 विधियाँ मिली हैं। 3 विधियाँ मिली हैं। कौन कौन सा? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। ओके, दाह संस्कार पूर्ण रूपेण दफना देना, आधी रूपे से दफनाना, इसी को बोला जाता है आंशिक समाधिकरण। ओके, अगला है बनावली। ये भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक पुरातन स्थल की खोज 1973 में RS बिष्ट ने की थी।
इस स्थान से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व व हड़प्पाकालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से पूर्व के भी और हड़प्पा के बाद के भी दोनों संस्कृति का अवशेष बनावली से भी मिला है। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। सबसे पहले इंसान ने किस चीज़ की खेती की थी? तो जौ ही था वो। ओके, अगला है धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा, इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाले सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित एक शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सिंधु घाटी सभ्यता में जनरली लिखा पढ़ा हुआ कुछ नहीं मिला हमें। मोहरे पर कुछ कुछ चिन्ह अंकित हैं, लेकिन धौलावीरा से एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला जिस पर 10 बड़े बड़े चिन्ह बने हुए हैं अलग अलग तरीके के, है ना। तो वो 10 जो बड़े बड़े चिन्ह बने हुए हैं वो मिला है हमें यहीं से। तो ये साइन बोर्ड मिला है। इसको कई लोग मानते हैं ये प्रचार के लिए लगाया गया है। अलग अलग चीज़ हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं इसको। ओके, 10 बड़े चिन्हों से निर्मित एक शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। धौलावीरा का जल संरक्षण दुनिया में सबसे फेमस जल संरक्षणों में से एक माना जाता है। नगर 3 भागों में विभाजित था। सामान्य तौर पर नगर कितने भागों में विभाजित होती? 2 भागों में, दुर्ग और सामान्य नगर। लेकिन यहाँ पर क्या था? दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। एकमात्र अभी तक स्थल आया जहाँ पर 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान भी मिला है। धौलावीरा से खेल का मैदान मिला है। खेल का मैदान कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, जो गुजरात में है। इसे 2021 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर दिया। 2021 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं, इसको जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना, लिख के रख लेना कहीं भी। हड़प्पा से कब्रिस्तान, आर, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, उर्वरता की देवी जिनको कहा जाता है, गेहूं, जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक, चक्र के साक्ष्य और तांबे का पैमाना यहाँ से मिला है हड़प्पा से। स्वास्तिक जो हम लोग बनाते हैं वो भी मिला है हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो, बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राजा मुद्रक, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, घोड़े की दांत, गीली मिट्टी के दिए साक्ष्य और गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पट्टी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। चन्हूदरों से क्या क्या मिला है? अलंकृत हाथी मिला है। हाथी पर फूल पत्तियां बनाई हुई हैं। वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके, सब चन्हूदरों से मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं। अग्निवेदिकाएं आग के जो यज्ञ कुंड होते हैं वो मिले हैं। 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं यहाँ से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े छाप, मानिक को मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहर और मिट्टी के खिलौना और प्रतीकात्मक समाधियाँ, ये सब कालीबंगा से मिला है। लोथल बंदरगाह मिला है। धान, चावल, बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहर मिली है यहाँ से। फारस जो है, फारस की खाड़ी भी है, वहाँ की मुहर। 3 युगल समाधियाँ मतलब 2 जोड़े की समाधि, एक महिला एक पुरुष की समाधि। धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा सिक्का, मापक यंत्र, ये सब मिला है लोथल से। इसी तरह से सुरकोटदा है। सुरकोटदा घोड़े की अस्थि एवं विशेष प्रकार की कब्रगाह आदि मिले हैं। बनावली से हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बानागर आदि मिले हैं। ये अलग अलग नदियों के किनारे कौन कौन सा? हड़प्पा रावी नदी किनारे है, दयाराम साहनी ने खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, राखलदास बनर्जी ने खोज की। चन्हूदरो एमजी मजुमदार ने खोज की, सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे है, बीबी लाल एवं बी के थापर ने इसकी खोज की थी। कोट दीजी सिंधु नदी किनारे फजल अहमद खां के द्वारा खोजा गया था। ये आप लोग पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, फिर से पढ़ लेना, इसको रिपीट कर लेना। रंगपुर भादर नदी के किनारे है, एसआर राव जी ने खोजा था। रोपर सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। लोथल भोगवा नदी के किनारे एसआर राव ने खोजा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे ऑरेल स्टाइन ने खोज की थी। और बनावली सरस्वती नदी किनारे आरएस बिष्ट ने खोज की थी। धौलावीरा जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने खोज की थी। हड़प्पाई लिपि है, 64 मूल चिन्ह हैं इसमें, जो सेलखेरी के आयताकार मोहरें, तांबे की गुटकाओं आदि पर सब कुछ में मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था, 1853 में। 1823 में पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा पाया है।
अब इनके सामाजिक जीवन दिए हुए हैं जो मूल रूप से मेंस के लिए आते हैं। इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक जीवन को छोड़ के आपको मेंस के लिए आपको लिखना हो तो उसमें मिल जाएगा। बाकी फैक्चुअल चीज़ें जो प्री के लिए होता है वो हमने पढ़ाई कर ली है। धार्मिक जीवन जो ये लोग मुख्य रूप से किसके पूजक थे? प्रकृति के पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे, यानी कि पशुपति। पशुपति क्या होता है? एक मोहर मिली है जिसमें बीच में एक योगी आकार में कोई आदमी बैठा हुआ है जिसकी सींग है से, और ये ध्यान की मुद्रा में बैठा। इसके अगल बगल पशुएं बनी हुई हैं बहुत सारी, और मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है जिनके गर्भ से पैर निकल रहा है, यानी कि ये लोग मातृ देवी के उपासक थे, प्रकृति के उपासक थे। धार्मिक जीवन में इनका यही है। स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ से मिला है, और जो महिला पुरुष जननांग होते हैं उनकी पूजा का भी साक्ष्य मिला है। जनन के अंग जो होते हैं उनकी पूजा का भी साक्ष्य मिला है। लिंग और योनि की पूजा का साक्ष्य मिला है। देख लो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और पुनर्जन्म में भी ये लोग विश्वास करते थे, सैंधववासी। इसको हम लोग डिटेल में बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है। ओके, आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करूंगा। उसके पहले मैं ये पढ़ देता हूँ पतन से संबंधित विद्वानों का मत क्या है। अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन संबंधी मत दिए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक से शुरू करेंगे। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बोला है कि बाह्य और आर्य आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता पूरी रूप से खत्म हो गई। ये जो इतनी विकसित सभ्यता थी ये कैसे खत्म हो गई, ये बार बार इस पर अभी तक रिसर्च चल ही रहा है। कहीं भी कोई 100% प्रमाण नहीं मिला है कि कैसे खत्म हुई। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव जी ने बोला कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई, बाढ़ के कारण। ओके, अर्नेस्ट स्टाइन अमलानंद घोष ने बोला जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो गई, कि जो नदियों पर आधारित पूर्ण रूपेण ये सभ्यता थी वो नदियों ने मार्ग बदल लिया, या सूख गई, या उनमें पानी कम हो गया, कुछ अकाल के कारण ये सब सभ्यता खत्म हो गई। MR सहनी ने क्या बोला है कि भूतात्विक परिवर्तन, जल प्लावन के कारण, मतलब बहुत बड़ा सुनामी, बाढ़ या फिर बहुत बड़ा भूकंप के कारण, टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट होने के कारण ये खत्म हो गया होगा। जॉन मार्शल ने क्या बोला है? प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि ये नगर जो था ये नगर प्रशासनहीन हो गया था, अंत में बिखर गया पूरा नगर। सिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ नगर का अगर सिस्टम खराब हो जाता है तो नगर तबाह हो जाता है। KUR कैनेडी ने क्या बोला है? प्राकृतिक आपदा, मलेरिया या कोई महामारी फैल गई होगी जिसके कारण ये पूरे नगर का विनाश हो गया। ओके, सैंधव सभ्यता की देन क्या है? बहुत सारी देन है। माप तौल की विधि प्रणाली उस समय से ही विकसित थी इनकी। इनके गहने बड़े खूबसूरत थे। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो नेशनल म्यूजियम जरूर जाकर देखना, वहाँ पर सोने के इनके गहने देख कर अचंभित रह जाओगे। आज भी उतने खूबसूरत गहने नहीं बना पाते हैं लोग। मातृ देवी की मूर्ति, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति का संरक्षण जानते थे ये लोग। नगर नियोजन इनका बहुत सुंदर था, नगर को कैसे सुसभ्य तरीके से रखा जाए। मापतौल की शैली बहुत अच्छी थी इनकी। बहुफसलीकरण था। स्वास्तिक चक्र की पूजा करते थे, जिसकी पूजा आज भी होती है। सैंधव सभ्यता की प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। दुनिया का पहला नगर था ये। अगले चैप्टर में हम लोग वैदिक युग शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर। थैंक यू सो मच।